ये कहानी मैं अर्चना के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। ये बात 3 साल पहले की है, जब हम लोग मुंबई में रहा करते थे। मुंबई के उस घर में बस हम 3 लोग ही रहते थे। मैं, मेरे हस्बैंड सचिन और हमारी 7 साल की बेटी प्रिया। वो एक गर्मियों की रात थी और मैं और मेरी फैमिली एसी की हवा खाते हुए हमारे लिविंग रूम में बैठकर एक मूवी देख रहे थे। सब कुछ एकदम ठीक ही चल रहा था कि तभी मेरी बेटी प्रिया सोफे से अचानक ही नीचे गिर गई और नीचे गिरते ही उसका शरीर बुरी तरह झटके खाने लग गया। ये देखकर मैं घबरा गई और बहुत तेज तेज चिल्लाने लगी। मैं इतनी तेज चिल्ला रही थी कि हमारे पड़ोसी रजत जी ने भी मेरी आवाज सुन ली और वो भी दौड़ते हुए हमारे घर चले आए। हमने रजत जी को बताया कि प्रिया के साथ क्या हुआ था, तो उन्होंने हमें एडवाइस किया कि इस बारे में हमें जल्द से जल्द किसी अच्छे डॉक्टर का ओपिनियन लेना चाहिए। मैंने और सचिन ने भी उनकी बात से एग्री किया और हमने उसी वक्त सिटी हॉस्पिटल जाने का डिसाइड किया। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे और रजत जी भी हमारे साथ चलने को रेडी थे। सचिन जल्दी ही गैरेज से गाड़ी निकालने बाहर चले गए और मैं अलमारी से कुछ पैसे निकालने हमारे बेडरूम में आ गई। मैं बेडरूम में खड़ी पैसे गिन ही रही थी कि तभी मुझे रजत जी के बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आई। उनकी आवाज सुनकर मैं डर गई थी और तुरंत ही भागते भागते मैं वापस लिविंग रूम में चली आई। जो नजारा मैंने वहां देखा वो बहुत ही अजीब था। रजत जी जमीन पर पड़े हुए दर्द में करा रहे थे और प्रिया उनके ऊपर चढ़कर उनके सीने पर बैठी हुई थी। मैंने तुरंत ही प्रिया का हाथ पकड़कर उसको रजत जी के ऊपर से हटाया। जो चीज मैंने देखी उससे मैं काफी हैरान थी और मैं रजत जी से इस बारे में कुछ भी पूछ पाती उससे पहले ही सचिन कार का हॉर्न बजाते हुए हमें घर के बाहर बुलाने लगे। जब हम कार के पास आए तो रजत जी ने सचिन को कुछ बताना चाहा, लेकिन वो अपनी बात खुलकर नहीं कह पा रहे थे। सचिन, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो रजत। अभी नहीं, चलो पहले हॉस्पिटल चलते हैं। मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। जल्दी ही हम चारों गाड़ी में बैठे और हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े। पूरे रास्ते गाड़ी में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि रजत जी बार बार प्रिया को बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे थे और उनकी ये बात मैंने कई बार नोटिस करी। जल्दी ही हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। जब एक डॉक्टर और एक नर्स प्रिया का चेकअप कर रहे थे, तब रजत जी ने मुझसे और सचिन से कहा, सचिन, अर्चना जी, मैं आप दोनों से एक बात कहना चाहता हूं। हाँ रजत, बोलो। पहले भी तुम कुछ घबराए हुए से लग रहे थे। हाँ सचिन, दरअसल मैं वो बात प्रिया के सामने नहीं कहना चाहता था, इसीलिए मैंने सोचा कि मौका मिलने पर ही तुमसे वो बात कहूंगा। दरअसल जब तुम गैराज से कार निकालने घर के बाहर गए थे और भाभी जी अंदर बेडरूम में गई हुई थी, तब मैं प्रिया के साथ लिविंग रूम में अकेला बैठा हुआ था। मैंने सोचा कि प्रिया के माथे पर हाथ लगाकर देखूं कि कहीं उसको बुखार तो नहीं है, और मैंने जैसे ही उसके माथे पर हाथ रखा, उसकी आंखें एकदम लाल हो गईं और फिर वो मेरे ऊपर कूद पड़ी और मुझे जमीन पर गिराकर मेरे ऊपर बैठ गई। उसके अंदर जरूर कोई शैतानी ताकत घुस आई है। रजत जी की ये बात सुनकर मैं डर गई, लेकिन सचिन को तो उनकी बात पर गुस्सा ही आ गया। सचिन ने रजत जी से वापस लौटते समय भी कोई बात नहीं करी और जब हम घर वापस पहुंचे तो रजत जी ने मुझसे कहा, भाभी जी, लगता है सचिन तो मेरी बात सुनकर गुस्सा हो गया है।
लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, आपकी बेटी में जो मैंने आज ताकत महसूस करी, वो कोई इंसानी ताकत नहीं थी। रजत जी के चेहरे पर जो डर था, उसे देखकर मैं भी घबरा गई। जब मैं घर के अंदर आई तो सचिन ने मुझसे कहा, ये रजत, इसका दिमाग खराब हो गया है। देखा तुमने कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा था। हाँ, कहता है हमारी बेटी में भूत घुस गया है। बेवकूफ आदमी। मैंने भी सचिन का गुस्सा शांत करने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिलाई और उनसे कहा, हाँ, पता नहीं रजत जी को क्या हो गया है। कैसी अनाप शनाप बातें कर रहे थे, जबकि डॉक्टर ने बोल भी दिया है कि वो एक दौरा था। अगले दिन मैंने सचिन से कहा, सुनिए ना, क्यों ना आज मंदिर हो आए, भगवान से हमारी प्रिया के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करेंगे। सचिन भी मेरी बात मान गए और हम तीनों कुछ ही पलों में तैयार होकर मंदिर के लिए निकल पड़े। हम लोग जैसे ही मंदिर के बाहर गाड़ी पार्क करके बाहर निकले तो मुझे प्रिया के अंदर एक बेचैनी सी महसूस होने लगी। हमने अभी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया ही था कि तभी प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। प्रिया की आंखों में गुस्सा भर आया था और वो किसी भी हाल में मंदिर के अंदर नहीं जाना चाहती थी। हम उसे जबरदस्ती पकड़कर ऊपर ले जाने ही वाले थे कि तभी मंदिर की सीढ़ियों से उतरती हुई एक औरत ने हमें देखा और प्रिया को देखकर तो उसके चेहरे का रंग ही बदल गया था। वो औरत हमें सीढ़ियों के ही बगल में बने हुए एक कमरे में ले गई और फिर उसने मेरे और सचिन के सामने ही प्रिया से पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? प्रिया अभी भी गुस्से में बौखलाई हुई थी और उसने उस औरत का कोई भी जवाब ही नहीं दिया। पर उस औरत के बार बार पूछने पर फाइनली प्रिया उसकी तरफ मुड़ी और तब प्रिया का चेहरा देख मैं और सचिन भी दंग रह गए। चेहरे पर गुस्सा तो पहले भी था, लेकिन अब प्रिया की आंखें लाल हो चुकी थीं। और तभी उसके अंदर से एक शैतानी आवाज निकलने लगी और वो उस औरत से पंजाबी में बात करने लगी। मैनू तंग ना करो, की चाहिदा है तैनू? मैं और सचिन प्रिया का ऐसा रूप देखकर हैरान थे और बुरी तरह डरे हुए थे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रिया पंजाबी में बात करे, क्योंकि हम तो एक मराठी फैमिली से बिलोंग करते हैं और प्रिया को भी हिंदी और मराठी के अलावा कोई और भाषा आती ही नहीं थी। तभी उस औरत ने मुझे और सचिन को उस कमरे से बाहर जाने को कहा और हमें बाहर निकालकर उसने वो कमरा अंदर से बंद कर लिया। हम दोनों बुरी तरह सहमे हुए थे, पर हमने वहीं खड़े होकर दरवाजे के खुलने का इंतजार किया। जब उस औरत ने प्रिया से अपनी बात पूरी कर ली तो उसने वो दरवाजा खोल दिया और हमें अंदर बुलाया। प्रिया वहीं पर गुस्से भरी लाल आंखों के साथ कमरे के बीच में खड़ी हुई थी। तभी उस औरत ने प्रिया के सर पर अपना हाथ फेरा और एक चमत्कार की तरह प्रिया पूरी तरह शांत हो गई। प्रिया को वहीं पड़े एक बिस्तर पर लेटाकर वो औरत मेरे और सचिन के पास आई और हमसे बोली, तुम्हारी बेटी के अंदर एक शैतानी आत्मा ने वास कर लिया है। मैं और सचिन ये सुनकर दंग रह गए और बल्कि मैं तो उस औरत की बात सुनकर रोने भी लग गई थी। लेकिन तभी उस औरत ने मुझसे कहा, ये वक्त रोने का नहीं बल्कि अपनी मुसीबत में फंसी बेटी को बचाने का है। उठो। जब मैंने खुद को संभाला तो उस औरत ने मुझे और सचिन को बताया कि प्रिया अचानक से पंजाबी में बात इसलिए कर रही थी क्योंकि उसके अंदर एक पंजाबी लड़के की आत्मा घुस गई है। उसके बाद उस औरत ने मुझसे पूछा कि क्या मैं प्रिया को किसी पार्क में लेकर जाती हूँ जिसके बगल में एक कब्रिस्तान है।
तो मैंने भी हैरान होते हुए उसे बताया कि हाँ, हमारे घर से 1-1.5 किलोमीटर दूर ही एक पार्क है जो कि एक कब्रिस्तान के बिल्कुल बगल में ही बना हुआ है, और मैं प्रिया को थोड़े थोड़े दिन में वहां पर घुमाने भी लेकर जाती रहती हूँ। तब उस औरत ने हमें बताया कि हमारी मुसीबत वहीं से शुरू हुई है। उस औरत ने हमें बताया कि जब उस लड़के की आत्मा से उन्होंने बात करी तो उस आत्मा ने उनको बताया कि कुछ दिन पहले जब प्रिया उस पार्क में भागते हुए गिर गई थी तो उसके घुटने पर लगी चोट पर कब्रिस्तान की थोड़ी मिट्टी लग गई थी, और तभी इस शैतान लड़के की आत्मा प्रिया की चोट में से होते हुए उसके शरीर में घुस गई थी। उस औरत की ये बात सुनकर मेरा शरीर कांप उठा, लेकिन उस औरत ने मुझे और सचिन को दिलासा दिलाई कि वो सब कुछ पूरी तरह ठीक कर देगी, लेकिन उसके लिए हमें आने वाले मंगलवार तक का इंतजार करना था। कुछ ही देर में उस औरत ने हमें प्रिया को घर वापस ले जाने को कहा और हमसे वादा किया कि वो हमारे घर मंगलवार को आकर सब कुछ एकदम ठीक कर देगी। उसके बाद हम भी प्रिया को लेकर घर वापस लौट आए। अगले 3-4 दिन तक हमारे घर का माहौल बहुत ही अजीब रहा। प्रिया बहुत ही डरावनी हरकतें करने लगी। कभी वो अचानक ही हरे रंग की उल्टियां करने लगती, तो कभी गुस्से में चिल्लाने लग जाती। एक रात तो वो 3 बजे अचानक से उठकर घर में इधर उधर घूमने लगी। लेकिन शुक्र है मंगलवार के दिन मंदिर में मिली उस औरत ने हमारे घर आकर एक जाप करके प्रिया के अंदर घुसी उस शैतानी आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए उसके अंदर से निकाल दिया। उस औरत ने मुझे यह भी चेतावनी दी कि आगे से प्रिया को कभी भी उस कब्रिस्तान के बगल वाले पार्क में ना लेकर जाऊं। मैंने भी उस औरत का शुक्रिया अदा किया और उससे वादा भी किया कि हम अब उस पार्क में कभी नहीं जाएंगे। इस घटना के बाद हमने मुंबई शहर छोड़ दिया था और अब हम पुणे में रहते हैं। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारी जिंदगी में उन दिनों जैसे दिन फिर कभी ना आए।